क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभिनव, अभिनय, रंजीत कुमार, ओके, लाडली कुमारी, पद हैं सुषमा, मनोज विश्वास, राजेश, राजीव कुमार, सुमन कुमार, आकांक्षा, पूनम कुमारी, दीक्षा, पद है शिप्रा चौहान, राजेंद्र, सीताराम, कुमार निखिल, प्रसाद आलम, यसाराम, पुष्कर कुमार, अर्चिता, ओके, मुकेश। ओ भाई बस बस, अब कमेंट इतने नहीं पढ़ पाएंगे। डेली हम क्लास में 8-10 बच्चों के नाम लेते हैं, जिससे अच्छा लगता है मुझे, पढ़ा रही हूँ कि नाम ये है, सबके नाम लेना तो पॉसिबल। ओके, आशु शर्मा, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक है? अब ये बताओ कि कल मैंने क्लास ली थी, एक सेशन लिया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि मैं इंट्रोडक्शन के कुछ अपलोड करवाऊंगी, 3 वीडियो इंट्रोडक्शन के। और उस इंट्रोडक्शन में क्या है, उस इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि बायोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, बायोलॉजी की ब्रांचेस, ये सारी मैंने उस क्लास के अंदर आपको बता रखा है। अब मुझे ये बता दीजिए, ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने नहीं देखी है? मैंने कहा था कि 3 इंट्रोडक्शन की वीडियोस अपलोड हो जाएंगी, और जिस टाइम मैंने बोला था उस टाइम अपलोड हो भी शाम के 7 बजे। अब मुझे ये बताओ कि बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन की मैंने वीडियो नंबर 1 2 3 वीडियो मैंने अपलोड करवाई थी। क्या आपने ये तीनों वीडियोस देख ली? देख ली है? जल्दी बताइए, क्या आपने देख ली है? शिखर यादव कह रहे हैं मैम परिसंचरण तंत्र थोड़ा टफ है बच्चा, इतना टफ नहीं है, इतना टफ नहीं। हाँ जी, देख ली थी? यस मैम, ओके, एकदम सभी का यस आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया। देखो, अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है वो भी सुन लीजिए, इन 3 वीडियो में है क्या आखिर। इसमें है कि बायोलॉजी शब्द का मीनिंग क्या होता है, फिर बायोलॉजी की कितनी ब्रांच होती हैं, और क्या क्या सिलेबस है, हम किस तरीके से बायोलॉजी का कवर करने वाले हैं, और जो लिविंग्स होते हैं, जो सजीव होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, क्या क्या लक्षण हैं जिसकी वजह से हम लिविंग्स होते हैं। जैसे ये मार्कर है, नॉन लिविंग है, ये डिजिटल बोर्ड नॉन लिविंग है, ये पोडियम नॉन लिविंग है, पानी का बोतल, एसी, कैमरा, टीवी सब कुछ नॉन लिविंग है, निर्जीव है, जबकि मैं लिविंग हूं इस कमरे के अंदर। तो मेरे क्या क्या लक्षण हैं, मुझे इन सब से अलग कैसे बनाते हैं, मुझे ये सब मैंने वहां पर डाल रखा है। और अप्रोक्स मुझे लगता है सभी बच्चों ने देख लिए, सिर्फ एक बच्चे का ना आया है। मुझे उम्मीद भी यह है कि आपका बहुत अच्छे से वो वीडियो समझ में भी आई होंगी, राइट। अब बात ये आती है, अगर किसी ने नहीं देखा तो आज देख लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन देखना पक्का है उसको। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना बायोलॉजी का। सबसे पहला एप्लीकेशन पे ही प्ले हुई है बच्चा, एप्लीकेशन पे ही हुई है आंसू, और कहाँ है, एप्लीकेशन पे ही तो हम पढ़ा रहे हैं। यूट्यूब पे नहीं पढ़ाते हैं हम ऐसे, थ्योरी का पूरा पार्ट है ना, वो एप्लीकेशन पे ही चलता है, ठीक है। अब हम स्टार्ट, डाउनलोड ऑप्शन आ जाएगा बच्चा, डाउनलोड ऑप्शन आएगा हमारे, जो कल वीडियो है ना, वो वीडियो आज आपकी डाउनलोड में चली जाएंगी, सारी डाउनलोड हो जाएंगी। अरे क्यों नहीं प्ले हुई है, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता मैम, एप्लीकेशन पे प्ले नहीं हुई है, ऐसा कैसे हो सकता है कि एप्लीकेशन पे प्ले नहीं हुई है, इतने बच्चों ने फिर कैसे देख ली हैं। हाँ, मैं बिल्कुल लाइव हूँ ब्रिजेश जी, मैं बिल्कुल लाइव हूँ मैम। क्लास डाउनलोड ऑप्शन आज आ जाएगा बच्चा। देखो डाउनलोड कैसे होगा, हमेशा कल की क्लास आज डाउनलोड हो जाएंगी, आज की क्लास कल डाउनलोड हो जाएंगी। थोड़ा सा जो डाउनलोड वाले जो बंदे हैं ना, जो टेक्निकल स्टाफ है, उनकी सिस्टर की शादी है, आज की शादी है, तो वो कल से क्लास ज्वाइन, कल से ऑफिस ज्वाइन कर लेंगे, तो रेगुलर बेसिस पे डाउनलोड आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आइए फिर स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास का। सबसे फर्स्ट चैप्टर मैं आपके सामने स्टार्ट कर रही हूँ, और फर्स्ट चैप्टर जो है, अब देखो आप में से कुछ बच्चे हैं अपना अपना माइंड मेकअप करके आए होंगे कि मैम ये चैप्टर पढ़ा दो, वो चैप्टर पढ़ा दो। अब मैं आपको एक खुशी की बात बताऊं, बायोलॉजी में आप कोई भी चैप्टर कहीं से पढ़ लो, ऐसा नहीं है कि अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। अब मैं आपको एक चीज बताती हूं कि हमारे सिलेबस में आप कोई भी एग्जाम देना, वनडे एग्जाम, उसमें आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी। अगर आपने देखा होगा तो ह्यूमन फिजियोलॉजी, जब भी आप कोई भी एग्जाम दोगे ना, उसके अंदर लिखा हुआ होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसका मतलब क्या होता है? ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब होता है मानव शारीरिकी, मानव के शरीर का आकार किस तरीके से बना है, मानव शारीरिकी। शारीरिकी का मतलब होता है किस तरीके से आपके बॉडी के सारे जो ऑर्गन्स हैं वो काम करते हैं। इसके अंदर हमारी पूरी की पूरी फिजियोलॉजी पढ़नी है आपको, कैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है, कैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, कैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है, ये सब आपको पढ़ना है। तो इसी ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, बॉटनी से स्टार्ट नहीं होता है बेटा, जूलॉजी आती है 70 से 80% हर एग्जाम में। अपना जो फर्स्ट चैप्टर है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर कितने चैप्टर पढ़ने हैं, कितने सिस्टम पढ़ते हैं हम, इस सारी बात को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हिंदी में कहा जाता है पाचन तंत्र,
देखो हम कौन कौन से सिस्टम पढ़ने हैं, मैं एक ओवरव्यू देती हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है, बातें पता होनी चाहिए। देखो मैं यहाँ पर दो तरीके से साइंस पढ़ाऊंगी, एक साइंस जो आपके डेली लाइफ में काम आती है ना, और एक साइंस ऐसी जो आपका एग्जाम में काम आती है। दोनों चीज पढ़नी चाहिए, है ना। देखो अगर मैं बात करती हूँ हमारे बॉडी में कौन कौन से सिस्टम है, कौन कौन से तंत्र हैं। सबसे पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? पाचन तंत्र। आप आम भाषा में क्या सुनते हैं, यार आज मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ा गया है, डॉक्टर ने कहा है मेरी पाचन की प्रक्रिया ऊपर नीचे हो गई जिसकी वजह से मुझे उल्टी आ गई या दस्त लग गए, ऐसा कुछ आपने सुना होगा। यार मुझे कब्ज हो गई है ना। कब्ज होना, उल्टी दस्त होना, और इसके साथ साथ अगर आपके पेट में एसिडिटी हो रही है ना, पेट में खाना पच नहीं रहा है, इसका मतलब आपका कौन सा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया? इसका मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। जब भी आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हो तो आपके मन में शायद पहला पॉइंट ये आता है कि हमारे बॉडी में एक ऐसा सिस्टम है जो खाने को पचाता है। यही आता है, सबके दिमाग में यही आता है कि पाचन तंत्र क्या होता है? जो खाने को पचाता है। हमारे बॉडी में एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे फूड का डाइजेशन करता है, तो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में वही पढ़ना है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब क्या है? ये सांस लेने वाला जो सिस्टम है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, है ना। ऐसे ही आपने सुना होगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब था परिसंचरण तंत्र, हमारे बॉडी में जो चीज चारों तरफ घूम रही है, जैसे खून घूमता है हमारे बॉडी में। तो जब बात करते हैं बच्चा, ये अलग अलग सिस्टम हैं, ये सारे सिस्टम आपको पढ़ाऊंगी मैं लगातार ऐसे, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, स्केलेटन, मस्कुलर, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम जब पढ़ लोगे ना तब आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर हम स्टार्ट करें डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं पाचन तंत्र। देखो बच्चा, जब जब आप सिस्टम शब्द का मीनिंग क्या होता है, देखो सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। सिस्टम का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिनका काम क्या है? जिनका काम है डाइजेशन करवाना। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनका काम क्या है? जिनका काम है डाइजेशन करवाना, पाचन करवाना। उन सारे ऑर्गन्स को एक साथ मिलाकर डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना सरकार का भी एक सिस्टम है, तो सरकार किसी एक आदमी की तो नहीं है ना, इतने सारे एमपी, एमएलए, सारे नेताओं से मिलकर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इन सबसे मिलकर आपकी सरकार बनी हुई है। ठीक है, ऐसे ही हमारे बॉडी में सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। बहुत सारे अंग हैं, अंगों का समूह है, सिस्टम कहलाता है, तंत्र कहलाता है। अब ये ऐसे ऑर्गन है जिसके अंदर क्या होता है? जिसके अंदर डाइजेशन होता है। अब इस सिस्टम के अंदर कान तो आएंगे नहीं, क्योंकि कान में डाइजेशन थोड़ी होता है। अब जहां जहां डाइजेशन होता है उन्हीं ऑर्गन्स को तो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो कभी आप सोच लो कि मैम कान को क्यों नहीं लिखा, आंख को क्यों नहीं लिखा? भाई इन ऑर्गन्स में डाइजेशन नहीं होता है, पाचन नहीं होता है, इसलिए हम इनको नहीं लिख रहे हैं। जब डाइजेशन शब्द को हम पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि ये डाइजेशन जहां जहां हो रहा है उन्हीं ऑर्गन्स के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। सबसे पहले व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन होता क्या है? पाचन होता क्या है? जब बात करते हैं डाइजेशन की, डाइजेशन क्या है, तो बच्चा आप खाते हो खाना। बिल्कुल मैम, हम सब खाना खाते हैं, ऐसा तो कोई बच्चा है नहीं जो खाना नहीं खाता है। आप सब क्या करते हैं? फूड लेते हैं, भोजन लेते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। जितने भी लिविंग्स होते हैं, हम हो गए, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, खरगोश, जानवर, सभी के सभी लिविंग्स या सभी के सभी जो जानवर होते हैं वो सब क्या खाते हैं? खाना खाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं आप खाना क्यों खाते हैं, आपका क्या जवाब आएगा? अरे मैम अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर में एनर्जी नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही बोला आपने। आप खाना क्यों खाते हैं? आप खाना खाते हैं ताकि आपके बॉडी में एनर्जी रहे, और उसी एनर्जी से हमारे बॉडी के ऑर्गन्स काम करते हैं। आपने फिजिक्स में पढ़ा है किसी भी काम को करने के लिए फोर्स लगाना होगा, ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही हमारे बॉडी में जितने भी सारे ऑर्गन्स हैं, ये हमारा शरीर है ना, इसको शरीर नहीं, आप इसको एक मशीन समझिए। जब हमारी गाड़ी में अगर हम पेट्रोल डीजल डालेंगे तो गाड़ी का इंजन चलेगा। इंजन क्या? एक मशीन है। ठीक है, आप खाना खाओगे तो आपके बॉडी का ये मशीन चलेगा।
क्योंकि इस मशीन को क्या मिलेगी, पावर मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। तो हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं आपको कि आप खाना खाते हो, और खाना क्यों खाते हो, ताकि उस खाने से हमें ऊर्जा मिले और उसी ऊर्जा से आपके बॉडी काम करे, आपका जो मशीनरी सिस्टम है वो काम करे। अब ये ऊर्जा कैसे मिलती है, आप खाना खाते हो इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में, ऐसे आपने खाना खाया है बड़ा बड़ा, इस तरीके से आप भोजन के बड़े बड़े अणुओं खाते हैं, आप भोजन के बड़े बड़े मॉलिक्यूल खाते हैं, बड़े बड़े अणु खाते हैं ना आप। लेकिन बच्चा, मैं आपको बता दूं, हमारे बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, हमारे बॉडी की सबसे छोटी यूनिट सेल होती है, कोशिका होती है। ये आपको मैंने पढ़ा रखा है, कहां पर, आपको इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में। यहां वो इंट्रोडक्शन वाली तीनों वीडियोस काम आएंगी, ठीक है। मैंने कहा आप खाने में इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स खाते हैं, आप फूड के इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स खा रहे हैं आप, किसके, फूड के, लिख लीजिए, फूड के लार्ज मॉलिक्यूल्स, लार्ज का मतलब होता है बड़े अणु खा रहे हैं, जबकि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल होती है। हमारा शरीर किससे मिलकर बना हुआ है, सेल यानी कोशिका से मिलकर बना हुआ है। और क्या आप कोशिका को नग्न आंखों से देख सकते हो, क्या आप सेल को नेक्ड आई से देख सकते हो, नहीं। सेल को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। अगर आपको सेल देखना है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होना चाहिए आपके पास। तो ये जो सेल है, इसके पास एनर्जी होगी तभी आप जिंदा रहोगे, तभी आपके बॉडी में एनर्जी रहेगी। अगर इस सेल के पास एनर्जी है तो सेल से ही आपके पूरे बॉडी में एनर्जी रहती है। जबकि आपने खाए हैं भोजन के इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, आपने लार्ज मॉलिक्यूल्स खाए हैं, जबकि एनर्जी किसको चाहिए, सेल को चाहिए। सेल इतना छोटा है जिसको आप नग्न आंख से देख भी नहीं सकते हैं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, मैम ये जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं इनको इतना छोटा तोड़ो, इतना छोटा तोड़ो कि ये जो है वो यहां चले जाए। किसके पास चले जाएं, सेल के पास चले जाएं, कोशिका के पास चले जाएं, और सेल फिर क्या करे, इससे एनर्जी रिलीज करे। तभी तो आपका मोटिव, आपका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। आपका उद्देश्य क्या था खाना खाने का, हमारे बॉडी के हर एक किनारे में ऊर्जा का पहुंच जाना, और हमारे बॉडी के हर एक किनारे में क्या है, सेल, सेल के पास एनर्जी पहुंचाना। तो आपने जो खाना खाया है वो लार्ज मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में खाया है, या इसको दूसरी भाषा में लिखूं मैं तो आपने खाना खाया है कॉम्प्लेक्स फूड। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है बच्चा जटिल, कॉम्प्लेक्स फूड, जटिल भोजन, बहुत बड़े बड़े अणु खाए हैं आपने भोजन के। अब क्या होगा, आपको इन बड़े बड़े को इस तरीके से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना पड़ेगा, इतना छोटा तोड़ना पड़ेगा कि ये सेल के अंदर जाए और सेल उससे एनर्जी निकाल ले। इसका मतलब आपने इन लार्ज मॉलिक्यूल्स को किस में तोड़ लिया, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ लिया, और स्मॉल मॉलिक्यूल्स का मतलब है छोटे अणुओं में तोड़ लिया, है ना। या मैं लिख दूं इनको इजी फूड में तोड़ लिया। तो इजी फूड का मतलब होता है सरल भोजन। तो अब आपके सामने बोर्ड पे डेफिनेशन लिखी हुई है, किसकी, डाइजेशन की, पाचन की। व्हाट इज डाइजेशन, ध्यान से सुनना, क्या होता है डाइजेशन। हम खाते हैं भोजन के लार्ज मॉलिक्यूल्स या कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं। इस लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड और का मतलब अथवा कॉम्प्लेक्स फूड का इजी फूड में कन्वर्ट होना, या तो मैं ये बोलूं भोजन के बड़े बड़े अणुओं का भोजन के छोटे छोटे अणुओं में टूटना पाचन कहलाता है, या मैं यूं कहूं कॉम्प्लेक्स फूड का इजी फूड में कन्वर्ट होना डाइजेशन कहलाता है। आपने जो खाना खाया वो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स खाया है, बड़ा बड़ा खाया है, जबकि हमें एनर्जी किसको देनी है, सेल को, कोशिका को देनी है। तो इन बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में जिस केमिकल प्रोसेस से तोड़ा जाता है, ये केमिकल रिएक्शन है बच्चा। हमारे शरीर के अंदर हर दिन बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं, बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं। आपने पढ़ा होगा ना, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, इधर क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, अभिकारक होते हैं, इधर प्रोडक्ट होता है, उत्पाद होता है। तो भाई ये रिएक्टेंट है और इसने रिएक्शन करके ये बना दिया। तो डाइजेशन भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। हमारे बॉडी में दिन में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है, इसलिए तो मैंने कहा है हमारा बॉडी एक मशीनरी सिस्टम है, एक मशीन है हमारा शरीर। इस मशीन के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं, जिसमें से डाइजेशन भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो डाइजेशन एक केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स फूड को इजी फूड में कन्वर्ट करवाया जाता है। इसी
को कहते हैं हम डाइजेशन, इसी को कहते हैं पाचन। अब ये प्रोसेस जहां जहां होती है उन सभी ऑर्गन्स को एक साथ मिलाकर हम डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र कहते हैं। अब जहां जहां ये प्रोसेस हो रहा होगा, जिस जिस ऑर्गन में हो रहा होगा, जिस जिस अंग में हो रहा होगा, उन सारे ऑर्गन्स के ग्रुप को एक साथ मिलाकर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स या डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन करवाने वाले अंगों का समूह कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आज के बाद कोई आपसे पूछे डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या होता है, तो शायद आप बता दोगे डाइजेस्टिव सिस्टम का ये काम होता है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता तो क्या नहीं होता, ये काम नहीं होता। अगर मैं पूछ लूं डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं हो तो क्या नहीं होगा, मैम हमारे बॉडी में एनर्जी रिलीज नहीं होगी। और क्या बिना ऊर्जा के कोई भी हमारे शरीर में कार्य हो सकता है? कोई भी ऑर्गन काम करेगा बिना ऊर्जा के? नहीं। मेरा ब्रेन डेड हो जाएगा, मेरा हार्ट फेल हो जाएगा, मेरे किडनी फेल हो जाएंगे, मेरे फेफड़े फेल हो जाएंगे। यह है ना आपका ब्रेन। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूं तो मैं अपना एनर्जी खर्च कर रही हूं, मैं यहां से यहां चल रही हूं, मैं अपना एनर्जी खर्च कर रही हूं, ऊर्जा खर्च कर रही हूं। आप पढ़ रहे हैं, अपना दिमाग खर्च कर रहे हैं, मतलब अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं। तो अगर आपको एनर्जी बनानी है तो वो किस सिस्टम का काम है? वो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है। तो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम किसी का फेल हो जाए, इसका मतलब उसके बॉडी में फूड का डाइजेशन नहीं होगा, इसका मतलब उसके बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाएगी, इसका मतलब उसके बॉडी में एक दिन सारे काम रुक जाएंगे। समझ में आ गई? डाइजेशन होता क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का मीनिंग क्या है। अब बात ये आती है कि मैम डाइजेशन करवाता कौन है? डाइजेशन करवाता कौन है? ये तो प्रोसेस है, ऐसे तो होता है डाइजेशन। करवाता कौन है? इसका मतलब इन लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कौन करता है? इसका मतलब कॉम्प्लेक्स फूड को इजी फूड में कन्वर्ट कौन करता है ना? और जब बात करते हैं बच्चा लार्ज फूड को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? यहां लिखोगे एंजाइम। कितने बच्चों ने ये नाम सुना है कभी अपने जीवन में? एंजाइम शब्द किस किस ने सुना है? एंजाइम्स ही क्या करवाते हैं? डाइजेशन करवाते हैं। आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हम कैटलिस्ट डाल देते हैं, कैटलिस्ट का मतलब होता है बच्चा उत्प्रेरक डाल देते हैं, तो वो केमिकल रिएक्शन बहुत फास्ट 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 होने लग जाती है। आपने पढ़ा था ना, स्कूल में पढ़ा होगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक डाल दोगे तो वो रासायनिक अभिक्रिया बहुत तेजी से होने लग जाती है। ठीक ऐसे ही डाइजेशन भी तो एक केमिकल रिएक्शन है, और अगर आपने इस केमिकल रिएक्शन में कुछ कैटलिस्ट ऐड कर दिए तो ये केमिकल रिएक्शन बहुत फास्ट फास्ट होने लग जाएगी। तो बच्चा इन्हीं कैटलिस्ट को हमारे बॉडी में एंजाइम नाम दिया जाता है। अगर कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज एंजाइम, दो बातें लिखूंगी इसके बारे में, और आपको भी दोनों बातें सुननी है हमेशा के लिए, ठीक है? बाकी एंजाइम आगे पढ़ाऊंगी सेपरेट। एंजाइम को कहा जाता है हमारे बॉडी का बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट का मतलब है जैव उत्प्रेरक। हमारे शरीर का बायोकैटलिस्ट किसको कहा जाता है? एंजाइम्स को कहा जाता है। एंजाइम्स किस केमिकल रिएक्शन में काम आते हैं हमारे बॉडी में? हमारे बॉडी में ये डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं, पाचन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। हेलो, एट 4319 4319 19 है ना? तो एंजाइम्स को क्या कहते हैं हम? बायोकैटलिस्ट कहते हैं हमारे बॉडी का। और ये किस केमिकल रिएक्शन में हेल्प करते हैं? ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब बात ये आती है एंजाइम्स किसके बने हुए होते हैं? एक सेंटेंस बोल रही हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। अप्रोक्स 99% जो एंजाइम है वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। बिल्कुल, अप्रोक्स 99.99% एंजाइम प्रोटीन के बने हुए होते हैं। एक या दो एंजाइम ऐसे होते हैं जैसे आरएनएज, यूरिएज, ये प्रोटीन के नहीं बने हुए होते। समझ में आ गई? तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा डाइजेशन होता क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड का इजी फूड में कन्वर्ट होना। करवाता कौन है डाइजेशन? एंजाइम करवाता है। एंजाइम क्या होता है? हमारे बॉडी के बायोकैटलिस्ट होते हैं।
ये डाइजेशन की रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं और ये प्रोटीन से बने हुए होते हैं। अगर आपके बॉडी में एंजाइम नहीं होते तो आपने जो आज खाना खाया है वो 10 दिन बाद पचता। बताइए कैसा रहता, कैसा लगता आपको? आप जो खाना खा रहे हैं सुबह खाए वो अभी तक पच चुका है। क्यों पच चुका है? क्योंकि आपके बॉडी में कैटलिस्ट है। और वो कौन से कैटलिस्ट हैं? वो एंजाइम नाम के कैटलिस्ट। अगर ये नहीं होते तो आपका खाना 2-2 महीने तक नहीं पचता। इसलिए एंजाइम्स को थैंक यू बोलिए जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इतना स्पीड में रखते हैं, राइट? तो डाइजेशन होता क्या है, कौन करवाता है, आपको समझ में आ गया। अब बात समझ में आनी चाहिए तीसरी। अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है मेन, है ना? अभी मैं आपको पूरा, मैंने कहा ना मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगी आपको, ए से लेकर जेड तक की सारी बातें इस चैप्टर की समझ में आ जाएंगी। अब बात ये आती है, मैम डाइजेशन होता किसका है ना? होता किसका है? आप जान गए हैं कि डाइजेशन हमेशा होगा कॉम्प्लेक्स फूड का। किसका होगा बच्चा? कॉम्प्लेक्स फूड का होगा, जटिल भोजन का होगा। अब कॉम्प्लेक्स फूड में हम क्या क्या खाते हैं? आप जो खा रहे हैं उसका ही तो डाइजेशन होगा, उसका ही तो पाचन होगा। अब क्या क्या खा रहे हैं? अब आप कहोगे मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं तो मैम अंडा खाता हूँ और बाकी कुछ नहीं खाता हूँ, मैं एगिटेरियन हूँ। आप अपनी अपनी कैटेगरी बताएंगे। भाई आप कुछ भी खाओ, आप चाहे वेज खाओ चाहे नॉन वेज खाओ, कुछ भी खा रहे हो आप, इस धरती की सारी चीजें, आप अल्टीमेटली 3 चीजें खाते हो। कौन कौन सी? नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स। क्या खाते हो आप? सबसे पहली कार्बोहाइड्रेट्स, शर्करा खाते हो। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? जो चीज खाने में मीठी लगे वो कार्बोहाइड्रेट। इनको आम भाषा में आप शुगर कहते हो। आपने गुड़ खाया, चीनी खाया, मिठाई खाई, रोटी खाई, आपने सब्जियां खाई, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होती है। और हम जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो स्टार्च की फॉर्म में खाते हैं। किसकी फॉर्म में? हम स्टार्च की फॉर्म में खाते हैं। इसका मतलब हमने कार्बोहाइड्रेट खाई खाने में, किस फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में खाई। बिल्कुल ठीक है। दूसरा आप क्या खाते हो? मैंने दूध पिया है, मैंने सोयाबीन खाया है, मैंने नॉनवेज खाया है, मैंने दाल खाया है, मैंने, ये सब सारी चीजों में क्या होता है? प्रोटीन। और तीसरा आप खाते हो फैट। फैट जिसको हम लिपिड्स कहते हैं। देखो बच्चा, लिपिड्स को ही आम भाषा में फैट कहा जाता है। थोड़े से पढ़े लिखे लोग लिपिड्स बोल लेते हैं, हम जैसे लोग फैट बोल लेते हैं, है ना? लिपिड्स का ही कॉमन नाम जो होता है, साधारण नाम जो होता है, वो फैट होता है। आप कुछ भी खा रहे हो, अल्टीमेटली आपके बॉडी में 3 चीजें जाती हैं और तीनों चीजें मैंने बोर्ड पे लिख दी हैं। क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। और ये किस फॉर्म में खा रहे हो? ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खा रहे हो। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है मैम? ये इस तरीके से हम बड़े बड़े मॉलिक्यूल में खा रहे हैं। बिल्कुल खा रहे हैं बच्चा, ये भी इस तरीके से बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में खा रहे हैं। क्या बड़े मॉलिक्यूल से एनर्जी मिलेगी? नहीं मैम, एनर्जी मिलेगी हमेशा स्मॉलर मॉलिक्यूल से, हमेशा इजी फूड से। तो आपको इन तीनों को तोड़ना पड़ेगा कि नहीं तोड़ना पड़ेगा? आपने खा लिया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। कैसे खाया? मुंह में खाया। अब जैसे ही मुंह में खाया खाना मुंह में रखते ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, इसको तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है, इसका ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। और ब्रेकडाउन जैसे ही होता है तो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं स्टार्च की फॉर्म में। ये स्टार्च जो है पहले टूटता है माल्टोज की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? माल्टोज की फॉर्म में। और बाद में ये माल्टोज है वो जाकर टूट जाता है ग्लूकोज की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में। तो प्यारे बच्चों, आपने खाया कार्बोहाइड्रेट, किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। लेकिन बच्चा, स्टार्च इस तरीके से कॉम्प्लेक्स फूड है, इसको तोड़ा तो सबसे छोटा मिला हमें ग्लूकोज। इसका मतलब आपने खाया स्टार्च, एनर्जी कौन देगा? ग्लूकोज। स्टार्च का ग्लूकोज में बदलना ही तो डाइजेशन है, स्टार्च का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना ही तो डाइजेशन है, पाचन है। बड़ा था, छोटा है, एनर्जी किससे मिलेगी? छोटे से, इजी फूड से। तो हमने खाया कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की फॉर्म में, जबकि हमें एनर्जी कौन देगा? ग्लूकोज देगा। अब बच्चा कौन तोड़ेगा? एंजाइम तोड़ेगा, वही तो पढ़ना है मैं आगे। दूसरा, आप प्रोटीन खाते हैं, ये प्रोटीन पहले टूटते हैं पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में।
पेप्टोन या पेप्टाइड्स में, हिंदी में सेम नाम है, प्रोटीन पहले पेप्टोन्स में या पेप्टाइड्स में टूट जाते हैं, पेप्टाइड में टूट जाते हैं और बाद में ये पेप्टाइड्स जाके टूट जाते हैं अमीनो एसिड में, अमीनो अम्ल में। इसका मतलब मैम हमने खाया है जो प्रोटीन वो हमारे शरीर में जाकर किस में बदल जाता है, अमीनो एसिड में बदल जाता है। आपने प्रोटीन खाया लेकिन एनर्जी कौन दे रहा है, अमीनो एसिड। इसीलिए तो आप क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन। कभी सुना है आपने, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई अमीनो अम्ल होती है, शर्कराओं की सबसे छोटी इकाई ग्लूकोज होती है। बिल्कुल सही वो सुन रहे हैं आप। झारखंड सचिवालय का क्वेश्चन है कि वसा का पाचन कहाँ होता है, वसा का पाचन हमारे छोटी आंत में होता है। आगे आपको समझ में आ जाएगा। करवाता कौन है बाइल जूस, जो लीवर बनाता है। चंद्रशेखर जी सब आएगा जब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगी ना, तो इस धरती के किसी भी एग्जाम का कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं बना पाओगे, दावे के साथ कह सकती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे वीडियो देखने से आपको समझ में आ जाएगा, ना 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 ना। मेरे साथ आप पढ़ेंगे, समझेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे, कमेंट कम करेंगे, सुनने में, लिखने में, समझने में ध्यान ज्यादा लगाएंगे। प्रोटीन जो खाया वो किस में बदल जाता है, अमाइनो एसिड में, अमीनो अम्ल। तो अगर आपसे कोई पूछ लेना कि आप जो प्रोटीन खाते हो उससे हमारे शरीर में जाकर एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है, अमीनो एसिड के फॉर्म में। तीसरा, आप जो फैट या लिपिड खाते हो वो हमारे बॉडी में जाकर कन्वर्ट हो जाती है फैटी एसिड्स, और फैटी एसिड्स के साथ साथ ग्लिसरॉल में, तो हमें उससे एनर्जी मिल जाती है। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाती है फैट, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में, और इसी वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से आपको एनर्जी मिलती है। तो मुझे ये बताओ, आप बोर्ड पे लिखी हुई चीज से क्या समझे? शायद आप सब एक ही चीज समझ रहे हो कि हम खाते ये हैं, हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट खाते हैं, जबकि हमें एनर्जी इन तीनों चीज से मिलती है, इन तीनों से। अब ये यहाँ कब बदलेंगे, जब ये टूटेंगे। इसका मतलब मैम ये सब कॉम्प्लेक्स फूड है, और ये सब क्या है, ये सब इजी फूड है। ये जटिल भोजन है, ये सरल भोजन है। अब ये यहां से जब यहां बदल जाएंगे तो समझ लेना डाइजेशन कंप्लीट हो गया है, पाचन पूरा हो चुका है। अब आप में से कुछ बच्चे मुझे ये कहेंगे कि मैम हम पानी भी तो पीते हैं। सुन लो ध्यान से, पानी का डाइजेशन नहीं होता है। आप अगर बोलेंगे कि वाटर का डाइजेशन कहाँ होता है, मैं कहूंगी पानी का डाइजेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, सुनो, क्योंकि पानी पहले से ही इजी फूड होता है। ये इतना छोटा होता है, इसका किसी भी तरीके का कोई डाइजेशन नहीं होता। और एक बात अपने दिमाग में बैठा लो हमेशा के लिए, जिसका डाइजेशन नहीं होता उससे कभी भी ऊर्जा नहीं मिलती है। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछे एक गिलास पानी में कितनी कैलोरीज एनर्जी होती है, कहना 0। पूछे 10 गिलास में, 0। पानी से एनर्जी मिलती नहीं है। आप कितना ही पानी पी लो, अगर पानी से एनर्जी मिलती तो इस दुनिया में कोई भी इंसान रोटी कमाने के लिए नहीं भाग रहा होता, कोई भी इंसान खाना नहीं खा रहा होता, पानी पी रहा होता। पानी से किसी भी टाइप की एनर्जी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि पानी का डाइजेशन नहीं होता। जिस चीज का डाइजेशन होता है, जिस चीज का मेटाबॉलिज्म होता है, चयापचय होता है, हमेशा उसी से एनर्जी मिलती। आप मुझसे पूछो कि मैम विटामिन भी तो खाते हैं हम, मैं कहूंगी बिल्कुल खाते हो विटामिन, लेकिन विटामिन का डाइजेशन नहीं होता, विटामिन से भी एनर्जी नहीं मिलती। अगर आपसे पूछे 1 ग्राम विटामिन में कितनी कैलोरीज एनर्जी होती है, कहना 0। आप मुझसे पूछो कि मैम हम कैल्शियम खाते हैं, हम फॉस्फोरस खाते हैं, हम सल्फर खाते हैं, हम मिनरल्स खाते हैं, क्या इन सबसे एनर्जी मिलती है? मैं कहूंगी नहीं भाई, इन सबसे एनर्जी नहीं मिलती है। हाँ, इनके अपने अलग काम है, विटामिन के अपने अलग काम है, लेकिन इससे एनर्जी नहीं मिलेगी। अपने काम है लेकिन इनके एनर्जी देने का काम नहीं है। एनर्जी वाले मॉलिक्यूल हम कौन कौन से खाते हैं, कोई पूछे तो कहना सिर्फ 3 खाते हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। ये खा रहे हो तभी एनर्जी मिल रही है आपको। विटामिन से, विटामिन से, कैल्शियम से, फास्फोरस से, इसके अलावा पानी से कोई एनर्जी नहीं मिलती, क्योंकि इनका पाचन नहीं होता। और जिस चीज का डाइजेशन नहीं होता आपके बॉडी में, जिसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता, उससे कभी भी उससे एनर्जी नहीं। समझ में आई बात? मैम फ्रूट जूस का डाइजेशन, फ्रूट जूस में होता है बच्चा
ये कार्बोहाइड्रेट, तो जहां कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा वहां फ्रूट जूस का भी हो जाए। ओके विजय जी, गुड इवनिंग। समझ में आ गया मेरी बात? चलूं आगे, है ना? किसका होता है डाइजेशन, समझ में आ गया? कितना टाइप के फूड का डाइजेशन होना है, कैसे होना है? कार्बोहाइड्रेट किसे बदलेंगे? ग्लूकोज में, प्रोटीन अमीनो अम्ल में, और फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। डाइजेशन होता क्या है, होता क्या है, कौन करवाता है? एंजाइम। किसका होता है? खाने का। कितने टाइप के न्यूट्रिएंट्स का? कितने टाइप के खाने का? 3 टाइप का। इतना बात आपको समझ। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, आप थोड़ा सा आगे चलते हैं और मैं आपको लिखवाती हूं फेजेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। फेजेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, वो कौन कौन सी फेज हैं जिसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है? देखिए, पाचन तंत्र की अवस्थाएं, पाचन तंत्र की अवस्थाएं, कौन कौन सी फेज में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है? कुछ नाम लिख रही हूं बच्चा, उसका मीनिंग समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, उसका मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। देखो, अगर आपसे पूछे एग्जामिनर कि डाइजेस्टिव सिस्टम की फर्स्ट फेज कौन सी है, सबसे पहला फेज होता है आपका इंजेशन। क्या होता है बच्चा? इंजेशन। इंजेशन शब्द का मतलब क्या होता है? इंजेशन शब्द का मतलब होता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण, और अंतर्ग्रहण का मतलब है खाना खाना। भाई डाइजेशन किसका होगा? खाने का। जब खाना खाओगे तभी तो खाना पचाओगे, जब खाना खाओगे तभी तो खाने को पचाओगे। और खाना खाना क्या कहलाता है? इंजेशन कहलाता है। आपने मार्केट से आटा दाल सब खरीदा, खरीद के रसोई में बनाया और बना के खाना, मुंह में खाना, इसको बोलते इंजेशन। अंतर्ग्रहण, फूड का इंटेक करना, खाने को खाना, इंटेक ऑफ फूड आप लिख सकते हो, इसके आगे लिख दो, इंटेक ऑफ फूड इज नॉन एज इंजेशन। इंटेक ऑफ फूड, खाने को खाना क्या कहलाता है? इंजेशन कहलाता है। जैसे ही अपना खाना खा लिया, दूसरा प्रोसेस, आप जैसे ही मुंह में खाया, मुंह से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है, तो दूसरा फेज कहलाएगा डाइजेशन। और डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। आम भाषा में लिख लो, ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स। ब्रेक डाउन होना, किसका ब्रेक डाउन होना? टूटना। किसका बच्चा? आप बताओगे, फूड मॉलिक्यूल्स का, भोजन के अणुओं का टूटना डाइजेशन कहलाएगा। जो बड़े बड़े अणु हैं वो छोटे छोटे अणुओं में टूटना। हेलो, नो, अभी नहीं आया है ना? डाइजेशन क्या है? ब्रेक डाउन। पहला, सबसे पहले खाना खाया, उसके बाद क्या हुआ? उस फूड मॉलिक्यूल्स को आपने तोड़ा। अब तोड़ने के बाद क्या होता है वो सुनो बच्चा, तीसरा प्रोसेस कौन सा होता है? आपने मुंह में खाना खाया, फिर आपके बॉडी में डाइजेशन शुरू हो गया, फूड का ब्रेकडाउन शुरू हो गया। अब क्या होगा? जैसे ही पाचन होगा, जो पच गया है उसका होगा एब्जॉर्प्शन, का होगा अवशोषण। उसको आपके शरीर के अंदर उसका एब्जॉर्प्शन करवाना पड़ेगा आपको, तभी तो उससे एनर्जी निकलेगी। तो तीसरा स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। क्या होगा बच्चा? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, भोजन का अवशोषण। जो खाना पच गया है उसका अवशोषण करवाया आपने, भोजन का अवशोषण। और ये कहाँ होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में आता है। ये होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ होता है? हमारे बॉडी में 2 इंटेस्टाइन होती हैं, 2 आंतें होती हैं, एक छोटी आंत एक बड़ी आंत। छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो गया? अब्जॉर्प्शन हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात? सबसे पहले खाना खाया, इंजेशन कहलाया, फिर उसको तोड़ा, ब्रेक डाउन किया। तोड़ने के बाद, तोड़ना मतलब पच गया, जैसे ही पच गया है तो पचने के बाद क्या हुआ? पचने के बाद उसका अब्जॉर्प्शन, उसका अवशोषण शुरू हो गया। और एग्जाम में आता है कि अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो अब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा छोटी आंत में होता है। ठीक है, अब जो पच गया उसका अवशोषण हो गया। अब जो नहीं पचा है, जो नहीं पचा है वो आपके बॉडी में वेस्ट फूड में बदल जाता है, और वेस्ट फूड आप अपने बॉडी से बाहर निकाल देते हैं।
ठीक है, लेकिन उससे पहले एक स्टेप होता है जिसको एसिमिलेशन कहा जाता है। अब इसको सुनने की कोशिश करना कि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फोर्थ स्टेप होता है उसको एसिमिलेशन कहा जाता है। इसका मीनिंग बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं। स्वांगीकरण, और स्वांगीकरण क्या होता है वो सुन लीजिए, क्या होता है वो सुन लीजिए। आपने खाना खाया और खाना खा के खाना पच गया और उसका अब्जॉर्प्शन कहाँ हो गया, छोटी आंत में हो गया। अब यहाँ पर जो अवशोषित भोजन है वही तो एनर्जी देगा। अब एनर्जी तो आपके सारे के सारे बॉडी में चाहिए। आपके शरीर के हर एक किनारे में एनर्जी चाहिए, जैसे ब्रेन को एनर्जी चाहिए, लीवर को चाहिए, फेफड़ों को चाहिए, सबको एनर्जी चाहिए। जबकि एनर्जी कहाँ से मिलेगी, इस छोटी आंत में जो खाना पड़ा है उसे एनर्जी मिलेगी। अब इस छोटी आंत के अंदर जो पचित भोजन है वो कहाँ घुलता है, वो हमारे खून में घुलता है, हमारे ब्लड में मिक्स होता है। और खून आप जानते हैं 24 घंटे 7 दिन, यहां से लेकर नीचे टखने वाले पार्ट तक 24 घंटे 7 दिन घूमता रहता है। तो जो भी पचित भोजन का अवशोषण हुआ था छोटी आंत में वो सारा खून के अंदर मिल गया। मान लो ये खून है, इसके अंदर ऐसे खाना मिल गया और डाइजेस्टेड फूड मिल गया, और ये सारा डाइजेस्टेड फूड हमारे शरीर के हर एक किनारा, बोले तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल तक पहुंच जाता है। और हमारा उद्देश्य भी क्या था, हमारा उद्देश्य यही तो था डाइजेस्टिव सिस्टम का, कि जो खाना खाते हैं उस खाने से एनर्जी रिलीज करना, और कहां तक पहुंचनी, हमारे शरीर के हर एक किनारे तक, हमारे शरीर की हर एक सेल तक, हमारे शरीर की हर एक इकाई तक। तो जो छोटी आंत में पचित भोजन है उसका खून में घुलना और खून से हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका के पास पहुंचना एसिमिलेशन कहलाता है। व्हाट इज एसिमिलेशन? सुन लीजिए कि जो डाइजेस्टेड फूड है, कैसा डाइजेस्टेड, मतलब जिसका पाचन हो चुका है, कहां पे था, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो किस में घुलेगा, इस तरीके से खून में घुलेगा। ये खून है और इस खून तो हमारे बॉडी के यहाँ यहाँ सब जगह, कहीं भी चोट लगती है खून निकलता है ना, क्योंकि हर जगह खून होता है आपके बॉडी में। तो हमारे खून में घुलकर ये डाइजेस्टेड फूड कहाँ, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक, हर एक सेल तक पहुंचता है, तभी तो उस सेल से एनर्जी निकलती है। और ये जो केमिकल प्रोसेस है इसको असिमिलेशन, इसको स्वांगीकरण कहलाता है। आप समझ गए होंगे। तो शायद फिजिक्स का क्लास सुबह चलता है, अनुराग सर लेते हैं। आप जब बैच लो ना उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेकर आया करो। आप कह रहे हैं फिजिक्स का क्लास नहीं है, फिजिक्स नहीं पढ़ाए थे, लाइव नहीं देख पाए, तो क्या हुआ, बाद में देख लीजिए। समझ गए? एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, एसिमिलेशन, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को मीनिंग नहीं पता लगता इसका। जो डाइजेस्टेड फूड है, जिसका पाचन हो चुका है, जो छोटी आंत में है, उस छोटी आंत में जो पचित भोजन है वो खून में घुलता है, और खून में घुल के हमारी प्रत्येक कोशिका के पास पहुंच जाता है, और इसी से प्रत्येक कोशिका के पास एनर्जी आती है। इसी प्रोसेस को एसिमिलेशन, इसी को स्वांगीकरण कहा जाता है। अब जिसका डाइजेशन नहीं हुआ है वो वेस्ट फूड में बदल जाता है। और 5वां स्टेप कहलाता है इजेशन। इजेशन का मतलब होता है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन का मतलब होता है उत्सर्जन। भाई जिसका डाइजेशन नहीं हुआ वो वेस्ट फूड में बदल गया, और ये जो वेस्ट फूड है इसको आपके बॉडी से रिमूव कर दिया। वेस्ट फूड को रिमूव करना, जो पचित भोजन है उसको शरीर से बाहर निकालना, इजेशन या एक्सक्रीशन, उत्सर्जन कहलाता है। अब एक बार फिर से मेरे साथ समझने की कोशिश करना प्लीज। देखो, खाना खाया, उसको तोड़ा, कितना बेसिक भाषा में समझो, उसका अवशोषण करवाया, अवशोषण करवा के खून में घोल के शरीर के चारों भागों में भेज दिया, असिमिलेशन। जिसका नहीं डाइजेशन हुआ वो अपशिष्ट पदार्थ बन गया, वो वेस्ट फूड बन गया, उसे बॉडी से बाहर निकाल दिया, तो इसे इजेशन बोल, उसे इजेशन कह दिया। उसे क्या कह दिया, इजेशन कह दिया। समझ में आ गई मेरी बात? अब मैं इन सारी चीजों के लिए एक फोटो दिखाऊंगी। ये रहा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ये रहा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डायग्राम रहा।
इस तरीके से आपका मेरा सबका डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। ये इसका डायग्राम है, ये डायग्राम अभी समझ में आएगा, हम खुद बनाएंगे इस चीज को, इसको मैं बनाना सिखाऊंगी आपको पूरा। अब ये बताओ, सबसे पहले आप खाना कहाँ खाते हो? माउथ में खाते हो। सब लोग यही ना, मुंह में तो खाना खाते, कोई नाक कान में थोड़ी खाता है खाना। इसका मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से शुरू हो? मुंह से शुरू हो, है ना। मुंह से फिर फूड पाइप में जाता है, फिर पेट में, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, है ना। ये सब आपको पढ़ना है। तो मैंने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम की फेजेस कौन कौन सी हैं। फर्स्ट फेज इज इजेशन, सेकंड इज डाइजेशन, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ इज असिमिलेशन एंड फिफ्थ इज इजेशन या एक्सक्रीशन। देखो, ये इंजेशन है, ये इजेशन है, दोनों में डिफरेंस है। इंजेशन का मतलब खाना खाना, इजेशन का मतलब वेस्ट फूड को रिमूव करना, एनस से रिमूव करना। अब बताओ, इतनी क्लास आपको समझ में आई या नहीं? इतनी क्लास में क्या क्या पढ़ा? सुनो, क्या क्या पढ़ा वो ज्यादा जरूरी है। आपने और मैंने दोनों ने 45 मिनट ऑलमोस्ट हमने इन्वेस्ट किए हैं, तो समझ में आना चाहिए क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा मैम डाइजेशन होता क्या है, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम का मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है। अगर आपको ये सब क्वेश्चन के आंसर कर पा रहे हो तो आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर आप बैच छोड़ दो, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम का मोटिव क्या है, डाइजेशन करवाता कौन है, कौन करवाता है, किसका होता है डाइजेशन, किसका होता है, कौन कौन सी फेजेस होती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की जो हमें पढ़नी है। अगर ये आपको 5 चीजें समझ में आई है, इसका मतलब आपको मेरी आज की क्लास समझ आई है। एक बार 5 मिनट में रिवाइज करते हैं, डाइजेशन होता क्या है। मैम हम कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, उस कॉम्प्लेक्स फूड को इजी फूड में कन्वर्ट करवाना डाइजेशन कहलाता है। डाइजेशन एक केमिकल रिएक्शन है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। डाइजेशन का उद्देश्य क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम का, हमारे बॉडी में एनर्जी बनना, उस एनर्जी से हमारे सारे ऑर्गन्स काम करते हैं। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ा जाएगा तो हमारे बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाएगी और बिना एनर्जी के कोई ऑर्गन काम नहीं करेगा, सारे ऑर्गन फेल हो जाएंगे, अल्टीमेटली आपकी डेथ हो जाएगी, है ना। तीसरा, करवाता कौन है, मैम एंजाइम्स करवाते हैं। एंजाइम्स कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं हमारे बॉडी में। वो किस केमिकल रिएक्शन को करवाते हैं, डाइजेशन को, इसलिए एंजाइम्स को बायो कैटलिस्ट कहा जाता है। एंजाइम्स किसके बने हुए होते हैं, प्रोटीन के बने हुए। अगली बात, किसका होता है डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। किसका नहीं होता, पानी, मिनरल्स, मिनरल्स को बोलेंगे हम खनिज तत्व, और विटामिन। इन तीनों से एनर्जी मिलेगी, इन तीनों से एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि इनका डाइजेशन नहीं होता, इनका होता है। जिसका डाइजेशन होता है हमेशा उसी से एनर्जी मिलती है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की कौन कौन सी फेजेस होती है। सबसे पहले खाना खाया, उसको इंजेशन। दूसरा, ब्रेक डाउन करवाया, मतलब डाइजेशन हुआ। तीसरा, जो पचित भोजन है उसका अवशोषण करवाया। अवशोषण ज्यादातर कहाँ होता है, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फिर उस अवशोषित भोजन को हमारे ब्रेन में, लीवर में, किडनी में, सब में खून पहुंचाता है। इसे एसिमिलेशन, स्वांगीकरण कहा जाता है। इसका डाइजेशन नहीं होता, उसका एक्सक्रीशन कर दो। ये लो फेज। अब हमारा कल की क्लास से सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होगा। आज जो मैंने पढ़ाया है वो सिर्फ आपको मैंने ओवरव्यू दिया है, चैप्टर है क्या, उसका मतलब क्या है, कैसे पढ़ना है। अब कल मैं पढ़ाऊंगी आपको कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है, शुरू कैसे होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र कैसे शुरू होता है। कल से हमारा ये डायग्राम शुरू हो जाएगा, कल से हमारा ये डायग्राम शुरू हो जाएगा। इसमें जो सारे शब्द लिखे हुए हैं ना, ये सारे नाम सब आप जानोगे जब ये चैप्टर आपका कंप्लीट। समझ में आ गई होगी मेरी बात। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी चीजें मेरी समझ में आ गई होंगी आज की क्लास की। अब किसी का भी कोई डाउट है, छोटा मोटा बड़ा, किसी भी टाइप का डाउट, देखो डाउट कुछ भी आ सकता है मन में, लेकिन डाउट अपने तक रखना गलत है। डाउट आना गलत नहीं है, डाउट को अपने तक रखना गलत है। डाउट है तुरंत मुझसे पूछ डालो, खत्म कर डालो, ठीक है। नो डाउट मैम, कोई डाउट नहीं है मैम, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। एक क्लास से किसी भी टीचर को मत, अभी नहीं, भी कैसे मैम आप बहुत अच्छा पढ़ा लेते हो, अभी तो शुरुआत है। मैंने कहा था अभी तो मैंने आपको कल एक बात बोली थी, उस बात को मैं 110% सिद्ध करके दिखाऊंगी आपको कि अभी आपको ये है साइंस का लेवल, मैं आपका यहाँ लेके जाऊंगी।
मैं यहाँ पे लेके जाऊंगी आपका साइंस का लेवल। और जिस दिन मैंने ये चैप्टर करवा दिया ना, आप इस धरती की कोई किताब उठा लेना, उसके क्वेश्चन लगवा लेना, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगा लेना, 95% बना लोगे। 5% तो छूटी जाएंगे, है ना, समझ रहे हैं? 5% तो 100% तो कुछ भी चीज नहीं है। दुनिया में कोई चीज प्योर नहीं है। आप जो सांस ले रहे हैं ना, उसमें भी इम्प्योरिटीज है। प्योर कुछ नहीं होता है इस दुनिया में। बस माँ बाप का प्यार एकदम शुद्ध है, इसके अलावा कोई चीज प्योर नहीं है इस दुनिया। आप वैसे खुश हो जाते हैं, हम तो भैंस का दूध पीते हैं तो वो प्योर है, नहीं, वो भी प्योर नहीं है ना। चलो, ओके, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं आपसे। आज की क्लास में इतना ही है। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। कल मिलेंगे आपसे, क्योंकि मेरा अगला क्लास फिर से है। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।